नमस्कार दोस्तों। आज के मेरे वीडियो का जो मेन किरदार है वो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायदे आजम के निक नेम से भी मशहूर हैं। दोस्तों, मिस्टर जिन्ना के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे वीडियोस भी बनाए गए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपको वो जानकारी देगा जो ऑथेंटिक और वेल रिसर्च्ड होने के साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस का पहलू भी दिखाएगा। दोस्तों, मिस्टर जिन्ना के बारे में भारतीय और पाकिस्तानी दोनों देशों के इतिहासकारों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें से कुछ किताबें मिस्टर जिन्ना को एक हीरो की तरह और कुछ उन्हें एक विलेन की तरह दिखाती हैं। वैसे अधूरी जानकारी किसी भी हीरो को विलेन या किसी भी विलेन को हीरो बना सकती है, इसलिए ऑथेंटिक सोर्सेज की जांच पड़ताल सच जानने के लिए जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1973 में एक बुक जिसका टाइटल था रोजेज इन दिसंबर पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर थे मोहम्मद अली करीम छागला। वैसे आप सभी को जानकारी के लिए बताता चलूं कि छागला साहब 1947 से 1958 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के 6वें एम्बेसडर थे और फिर यूनाइटेड किंगडम में भारत के 4थे हाई कमिश्नर बने। बाद में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में भारत के 4थे एजुकेशन मिनिस्टर और इंदिरा गांधी सरकार में भारत के 5वें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने। ये तो हो गई राइटर की जानकारी, जो ये बताती है कि बुक रोजेज इन दिसंबर कोई आम व्यक्ति के द्वारा लिखी किताब नहीं है। इस किताब के पेज नंबर 40 से लेकर 42 तक में मिस्टर छागला ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 1908 और 1916 में सेडिशन का जो केस कोर्ट में चल रहा था उसका जिक्र किया है। स्पेसिफिकली पेज 41 और पेज 42 में वो बताते हैं कि मिस्टर जिन्ना इस दोनों केस के लिए बाल गंगाधर तिलक के वकील थे और उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था। यहां ये बताने की कोशिश की गई है कि मिस्टर जिन्ना की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो कांग्रेस के गरम दल के नेता और हिंदू नेशनलिस्ट समझे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक की मदद के लिए आगे आए। ऐसा ही कुछ हिस्टोरियन इरफान हबीब ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए अपने एक बयान में कहा है। चलिए दोस्तों, अब जरा इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, जिसके लिए मेरे पास बहुत ही स्ट्रांग सोर्सेज हैं। लेकिन पहला सवाल ये आता है कि क्या मिस्टर जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक का केस इसलिए लिया था क्योंकि वो सेक्युलर थे? तो इसका जवाब मैं कुछ सोर्सेज से दूंगा। पहला सोर्स है ब्रिटिश हिस्टोरियन हेक्टर बोलीथो के द्वारा 1954 में लिखी गई बुक जिन्ना, क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। इसके पेज नंबर 17 पे इस बात का जिक्र किया गया है कि चार्ल्स ओलिवांत, जो बॉम्बे के काउंसिल ऑफ गवर्नर के जुडिशियल मेंबर थे, उन्होंने जब मिस्टर जिन्ना को 1500 रुपए पर मंथ की परमानेंट जॉब ऑफर की, तो मिस्टर जिन्ना ने ये कहते हुए ये ऑफर ठुकरा दिया कि मैं तो 1500 रुपए पर डे कमाने आया हूं। मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ईयर 1906 में 1500 रुपए के क्या मायने थे। इसी इंसिडेंट का जिक्र पाकिस्तानी राइटर अकबर अहमद ने अपनी बुक जिन्ना, पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में पेज नंबर 5 पे किया है, और अमेरिकन हिस्टोरियन स्टेनली वॉलपार्ट ने अपनी बुक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के पेज नंबर 17 पे किया है। दोस्तों, जिन्ना जिन्होंने कानून की पढ़ाई ब्रिटेन में की थी, जिनकी प्राइमरी स्पीकिंग लैंग्वेज अंग्रेजी थी, जो अंग्रेजों की तरह कपड़े पहना करते थे और जिसका उद्देश्य पैसे कमाना था, उसे सेक्युलरिज्म से क्या लेना देना। आपको ये भी बताता चलूं कि बाद के सालों में जिन्ना की एक दिन की फीस 1500 रुपए हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिन्ना को अपना एक नाम और पहचान बनानी थी, इसलिए प्रोमिनेंट लोगों का केस लेकर ऐसा आसानी से हो सकता था। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जिन्ना ने सच में बाल गंगाधर तिलक का केस लड़ा था। तो इसके लिए मेरा सोर्स है 1908 में पब्लिश हुई बुक जिसका नाम है तिलक ट्रायल। इस बुक के राइटर थे मिस्टर N.C. केलकर, जो 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए इंग्लिश न्यूज़पेपर द महारत्ता के एडिटर थे। इस बुक में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एक्सप्लेन करके बताया गया है, जिसके अनुसार मिस्टर जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक को सिर्फ एक दिन यानी 2 जुलाई 1908 को बेल दिलाने के लिए रिप्रेजेंट किया था, और ये बेल कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद जिन्ना ने इस केस को नहीं लड़ा। शायद वो इस बात को समझ गए थे कि इस केस में बाल गंगाधर तिलक को जेल होकर रहेगी तो कहीं नाम न खराब हो जाए, इसलिए वो इस केस से हट गए। इस वाकये को पेज नंबर 16 और 17 पे क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपना केस खुद ही लड़ा, जिसमें उनको 6 साल की कैद हुई थी और उन्हें मंडले जेल जो म्यांमार में है वहां कैद किया गया था। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ हिस्टोरियन अधूरे इंसिडेंट का हवाला देकर किस तरह किसी हीरो को विलेन या एक विलेन को हीरो बना सकते हैं। वैसे मैं आज मुख्य रूप से 2 पाकिस्तानी राइटर के बुक्स का जिक्र करूंगा। इसमें पहली बुक है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। ये बुक 2020 में पब्लिश हुई थी। इसके राइटर हैं इश्तियाक अहमद, जो स्वीडन के स्टॉकहोल्म विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। दूसरी बुक है द सोल स्पोक्समैन, जो 1985 में पब्लिश हुई थी।
इसकी राइटर हैं आयशा जलाल, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकी इतिहासकार हैं। आयशा जलाल ने अपनी बुक में तर्कों से जिन्ना की सभी कार्रवाई को उचित ठहराने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने ऑथेंटिक सोर्सेज का अधूरा रेफरेंस लिया है। जलाल की पुस्तक में जिन्ना असाधारण परिस्थितियों का सामना करने वाले एक पढ़े लिखे राजनेता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यह पुस्तक राजनीतिक सत्ता की तलाश में पाकिस्तान बनाने पर तुले एक समझौता न करने वाले व्यक्ति के रूप में जिन्ना का लोकप्रिय चित्रण करती है। पूरी किताब में आयशा जलाल ये प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान का निर्माण कायदे आजम द्वारा मुसलमानों के लिए समानता हासिल करने के प्रयास का एक अप्रत्याशित परिणाम था। आयशा जलाल आगे कहती हैं कि हालांकि 1947 में वह परिस्थितियों का शिकार हो गए थे और अपंग, कटे फटे और कीड़ों का खाया हुआ पाकिस्तान स्वीकार करने को तैयार थे, वही पाकिस्तान जिसे उन्होंने 1946 में सिरे से खारिज कर दिया था। आइए अब बात करते हैं इश्तियाक अहमद की बुक जिन्ना, हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री की। यह किताब कोई जीवनी या राजनेता जिन्ना ने क्या किया या क्या नहीं किया, इसका विस्तृत विवरण भी नहीं है। यह पुस्तक एक राजनीतिक वैज्ञानिक द्वारा ऐतिहासिक तर्क वितर्क का एक प्रयास है। इश्तियाक अहमद ने अपनी बुक में बार्गेनिंग चिप सिद्धांत को खारिज करने के लिए सबूतों का खजाना प्रदान करते हैं, जिसे पहले आयशा जलाल ने लोकप्रिय बनाया और उसके बाद कई अन्य लोगों ने स्वीकार किया। वे कहते हैं कि जिन्ना ने कभी भी, एक बार भी, एकजुट भारत और केंद्र में सत्ता साझा करने वाले समान राष्ट्रों के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों के साथ सत्ता साझाकरण समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका कहना है जिन्ना को भारत का बंटवारा कराने का जुनून सवार था। उनका कहना है कि 30 मार्च 1941 को कानपुर में जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें विभाजन के बाद भारत में रह जाने वाले मुसलमानों पर पड़ने वाले असर की परवाह नहीं है। उन्होंने उन्हें नेसेसरी सैक्रिफाइस के रूप में देखा। इश्तियाक अहमद अपनी बुक में बताते हैं कि जिन्ना ने दक्षिण भारत में द्रविड़स्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य और यहां तक कि एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना के आह्वान का भी समर्थन किया। वास्तव में जिन्ना ने भारत से जितना संभव हो सके उतना क्षेत्र प्राप्त करने और उसे पाकिस्तान में मिलाने की पूरी कोशिश की। इस किताब में इश्तियाक अहमद ने इस भ्रम को तोड़ा है कि जिन्ना मजबूरी में पाकिस्तान बनाने को राजी हुए थे। उनका कहना है कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना द्वारा अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन कॉल से कलकत्ता में कत्लेआम शुरू हो गया, जिसने लगभग 4,400 लोग मारे गए, 16,000 घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए। इस इंसिडेंट ने कांग्रेस और बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स के पास पार्टीशन के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि जिन्ना का मैसेज क्लियर था कि आइदर पाकिस्तान और ही विल सेट इंडिया ऑन फायर। इश्तियाक अहमद ने जिन्ना के राजनीतिक जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहले, एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में, फिर एक मुस्लिम समुदायवादी के रूप में, फिर एक मुस्लिम राष्ट्रवादी के रूप में और अंततः पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में। प्रत्येक चरण ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक और राजनीतिक रूप से सैद्धांतिक है। इश्तियाक अहमद ने इस बुक में यह पता लगाने का भरसक प्रयास किया है कि जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को क्यों अपनाया। तो संक्षिप्त में उत्तर यह है कि भारतीय राजनीतिक जगत में 1915 में गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत आने के बाद पूरा भारत गांधी के मास मूवमेंट से जुड़ गया था। गांधी के इस अजेय उत्थान और उनकी घोषणा के साथ कि नेहरू उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, जिन्ना ने माना कि उसके प्रधानमंत्री बनने का कोई मौका नहीं है, अतः उसने भारत के एक भाग का शासक बनने का निश्चय किया। दोस्तों, अधूरा ज्ञान आपको एक बार मूर्ख बना सकता है, लेकिन अधूरी बात किसी भी विलेन को हीरो या हीरो को विलेन बना सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।